जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रीमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी न्यूक्लियाई के कॉन्सेप्ट की, उसमें हमने कॉन्सेप्ट की अप्रोच को देखा था। आज की वीडियो रहने वाली है न्यूक्लियाई के एमसीक्यू, जिसमें हम पूरी वीडियो के अंदर मैंने आपके सीबीएसई के पीवाईक्यू भी कवर अप करे हैं और जो अपकमिंग क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं मैंने वो भी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कवर अप करे हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। और अंत में बच्चे, कई लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि कई लोग अपनी क्या करेंगे, टाइम टेबल बना लेंगे पर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, प्लान नहीं करेंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। जब तक आप उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तब तक वो आपका समय जो आपने टाइम टेबल तैयार करा है वो बेकार है मेरे भाई। तो जो आप समय बना रहे हैं, आप जो जो छोटे छोटे टास्क बना रहे हैं कि मैं इतने दिन में ये चैप्टर कवर अप करूंगा, इतने दिन में ये वाला चैप्टर कवर अप करूंगा, तो आप उसको प्लीज उतने जितना छोटा टास्क बनाया है उसको जब तक पूरा कंप्लीट ना कर लें तब तक अपने कोई और काम को ना करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत ही शानदार रहेगी। चलिए, आपके सामने यहां पर बात आती है क्वेश्चन नंबर 1। आप सभी के सामने स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही दमदार क्वेश्चन, बहुत ही जानदार क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। एक न्यूक्लियर की रेडियस है हमारे सामने। जब भी न्यूक्लियर की रेडियस की बात आती है तो हम किस तरीके से लिखते हैं, r बराबर r नॉट a की पावर 1/3 लिखते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? अब यहां पर जो r नॉट होता था वो किसके बराबर होता था, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स होती थी और वो किसके बराबर होती थी, 1.2 फर्मी मीटर के बराबर होती थी। अब यहां पर जो रेडियस दे रखी है आपको वो कितनी दे रखी है मेरे बच्चे, 7.2 मीटर के बराबर, 7.2 फर्मी मीटर के बराबर दे रखी है। यानी कि 1.2 फर्मी मीटर, a की पावर 1/3, फर्मी से फर्मी कैंसल, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, यानी कि a की पावर 1/3 किसके बराबर आएगा मेरे बच्चे, 6 के बराबर आएगा। तो यानी कि एटॉमिक मास जो निकल कर आया वो मेरे सामने कितना आया भैया, 6 छंग 36 सिक्का 216। अब बात आती है कि सर हमें यहां पर हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। अब मैं यहां पर फंस चुका हूं कि मुझे यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, अगर किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज दिया जाता है तो हम किस तरीके से लिखते हैं, Q बराबर N इंटू E से लिखते हैं। क्लियर है? और एक न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। मतलब मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। टोटल चार्ज कितना दे रखा है, टोटल चार्ज दे रखा है मेरे बच्चे 1.28 इंटू 10 टू की पावर -17, 10 टू की पावर -17। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें कैलकुलेट करने हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19। क्लियर है भैया? अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए बस। 19 ये है, ये कटा तो कितना बचा, 1.28, और ऊपर चला जाएगा ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 100 अपॉन में कितना आएगा, 1.6, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो और पॉइंट हटाएंगे ऊपर 1 जीरो। ठीक है भैया, पॉइंट हटाया ऊपर 1 जीरो और नीचे कितनी आ गई भैया, 2 जीरो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। क्लियर है? अब ये आ जाएगा 16 का 128 में, यानी कि 16 सत्ते 112, 128 मतलब 8 बार जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने निकल कर आ जाएंगे, 80 निकल कर आ जाएंगे। ये 10 भी रह जाएगा इसके साथ। मुझे क्या चाहिए था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए क्या करेंगे, एटॉमिक मास किसके बराबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। तो यहां पर कितना आएगा मेरे बच्चे, 216, दैट इज इक्वल टू 80 प्लस का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा भैया, 136। यहां पर ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होता है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं। अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बिना अगर आप जाएंगे तो आप गड़बड़ कर जाएंगे मेरे बच्चे। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर आपसे यह कहता है कि सर हमारे सामने, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, कि वेवलेंथ ऑफ द फोटोन निकालनी है। अब हमें पता है उसकी फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, तुरंत आपका माइंड वहां पर जाना चाहिए भाई। फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, E बराबर hc/λ। मुझे यहां पर एनर्जी कितनी दे रखी है, जो फोटोन एनर्जी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के बराबर।
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम कैसे लिखेंगे? 1 एक ही बार बताऊंगा, लास्ट बार, दूसरी बार, अगली बार नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा। यहां पर मेगा मतलब 10 टू की पावर 6, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है मेरे बच्चे? 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 के बराबर होता है। तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 1.6 इंटू 10 टू की पावर -13 जूल। आप डायरेक्ट याद रखेंगे, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है? अगला, अब इधर देखिए, E का मान कितना है? 1.6 इंटू 10 टू की पावर -13, दैट इज इक्वल टू H का मान कैसे निकालना है अनुसर? H का मान कैसे लिखेंगे भैया? 6.64 इंटू 10 टू की पावर -34। C का मान कितना है? 3 गुणा 10 की घात 8, और डिवाइड बाय में मुझे क्या लिखना है? लैम्डा मुझे कैलकुलेट करना है। आइए, लैम्डा कैसे कैलकुलेट करेंगे? लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए आप इधर जरा ध्यान से सुनेंगे, -13 और -34 मतलब ये आ जाएगा -21 के बराबर। क्लियर है भैया? तो लैम्डा बराबर कितना आ गया? 6.64 इंटू में कितना आ गया? 3 अपॉन में कितना आया? 1.6, और ये कितना बचेगा? 8 और 21 मतलब -13 मीटर के बराबर। क्लियर है भैया? आपसे नैनोमीटर में आंसर पूछ रहा है, मतलब 10 टू की पावर -9 ऑर्डर आपको बनाना पड़ेगा। 10 टू की पावर -9 ऑर्डर कैसे बनाऊंगा मैं? यहां पर लिख सकता हूं -4 इंटू 10 टू की पावर -9, और -9 को मैं क्या लिख सकता हूं? नैनोमीटर के बराबर, कुछ इस तरीके से। -3 में आंसर ले जाते हैं। देखिए भाई, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है मेरे भाई। कैलकुलेशन भी करने का स्मार्ट वे होता है मेरे भाई। चलिए, तो यहां पर 10 टू की पावर -3 लिखेंगे, अपॉन में 10 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 16 के बराबर हो जाएगा। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 6.64 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तियां 12, 18 और 1 19, और ये कितना आ जाएगा भैया? 19.92। 19.92 को जब आप 16 से डिवाइड मारेंगे तो आपके सामने कितना आएगा मेरे बच्चे? आपके सामने 1 पॉइंट समथिंग करके आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? तो 1.2 इंटू 10 टू की पावर -3 नैनोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहां पर? आपके सामने ब्रेवो ऑप्शन यहां पर सही होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के लिए एनडीए, ये आपका ये जो सीबीएसई बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया था कि सर हमारे सामने जो एटम होता है उसमें जो आपका न्यूक्लियाई पाया जाता है, न्यूक्लियाई जो पाया जाता है, इसके अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो बांधे रखता है, उसी फोर्स को हम किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियर फोर्स के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियर फोर्स इस बात पर डिपेंड नहीं करता है, चार्ज के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। इसमें जो न्यूट्रॉन होंगे, जैसे अगर हम जनरल बात करेंगे तो आपके सामने दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करेंगे। दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, इनके बीच में, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इनके बीच में ऑलवेज फोर्स कैसा होता है मेरे बच्चे? अट्रैक्टिव नेचर का होता है। यानी कि जो हमारे सामने प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसकी वैल्यू कैसी आएगी भैया? सेम आएगी। क्लियर है एवरीवन? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में जरा ध्यान से सुनिएंगे। एक ऑन बम्बार्डिंग द यूरेनियम 235 बाय स्लो न्यूट्रॉन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिखाई दे रहा है ना भैया? मैं हल्का सा नीचे कर देता हूं, इसको देख लीजिएगा अब, है ना? कितने? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड। इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब ये ई का मान दे रखा है। इफ पावर आउटपुट ऑफ द एटॉमिक रिएक्टर इज, पावर कितनी दे रखी है भैया? 1.6 मेगावाट के बराबर दे रखी है। आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ फिजन पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे आप? आपको रेट मतलब टाइम निकालना है, 1 टाइम निकालना है। 1 टाइम कैसे निकालेंगे? मतलब मुझे वैल्यू जो आनी चाहिए आपके सामने, जो टी आना चाहिए वो सेकंड में यहां पर आना चाहिए, और आंसर किस में आएगा? सेकंड इनवर्स में। तो मैं कैसे करूं मेरे बच्चे? जरा ध्यान से सुनिएगा। ये पी का मान कितना है मेरे बच्चे? वाट को हम क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। अगर मैं यहीं पर एनर्जी की बात करूंगा तो एनर्जी कितनी ले रखी है भैया? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 200 इंटू 1.6 इंटू 10 टू की पावर -13 के बराबर। कोई दिक्कत भैया किसी को?
अब यहां पर आप क्या करेंगे, इसको लिख लीजिएगा 3.2 इंटू में कितना लिख लेंगे 10 टू की पावर -11। यह आ गया आपके सामने एनर्जी, और ये किस में आई है मेरे बच्चे, जूल में। आपको क्या चाहिए, 1/सेकंड चाहिए, तो मैं क्या करूं, P बाई ई करूं या E बाई पी करूं? आपका आंसर होगा सर P बाई, पावर को अगर मैं एक एनर्जी से कुछ इस तरीके से डिवाइड करूंगा तो मेरे सामने 1/T निकल कर आएगा। देख लो भाई, मैंने इस क्वेश्चन को मात्र यूनिट एंड डायमेंशन के बेसिस पर उड़ाया है, जरा ध्यान से सुनेंगे। तो पावर कितनी थी भैया आपके सामने, आप बोलेंगे 1.6 इंटू 10 टू की पावर 6, ई का मान 3.2 इंटू 10 टू की पावर -11। क्लियर है बात? अब यहां से 11 और 6 ऊपर कितना हो जाएगा भैया, 17। पॉइंट हटाया, एक 0, यानी कि 1/2 के बराबर। 1/2 का मतलब 0.5 इंटू 10 टू के पावर 17 इतने सेकंड इनवर्स के बराबर आएगा। बात क्लियर है, यस और नो? अगर मैं सेकंड इनवर्स को यहां पर और क्या लिख सकता हूं, यानी कि 5 इंटू 10 टू के पावर 16 सेकंड इनवर्स। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होता है, ब्रेवो ऑप्शन यहां पर एकदम सही होता है। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे, जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना कर ले मेरे बच्चे, एग्जाम में जाइएगा ना बिल्कुल भी, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, कॉन्ट्राडिक्ट वाला क्वेश्चन जरूर है, पर मैं आपको इसको सही तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जरा ध्यान से सुनेंगे। उसने कहा कि सर आपके सामने एक हैवी स्टेबल न्यूक्लियाई है, ठीक है जी, मोर न्यूट्रॉन देन दी प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या उसमें क्या है, प्रोटॉनों से ज्यादा है। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से ज्यादा है तो वो स्टेबल ज्यादा होगा, ये कहा गया है, ठीक है? आप मुझे ये बताइए, नॉर्मल सी अगर हम बात करके चलते हैं कि सर एक एटम के अंदर जो हमारे सामने न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सबको जो बांधे रखता है, उस फोर्स को हम किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियर फोर्स के नाम से जानते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? अब ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है हमारे सामने, ये कैसा होता है, अभी हमने क्वेश्चन करा था, वो हमारे सामने ऑलवेज कैसे नेचर का होगा बच्चे, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। अगर मैं यहां पर बात करूंगा इसके अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, पर दिक्कत क्या होती है कि हमारे सामने ये न्यूक्लियाई जो होता है वो अनस्टेबल होने लगता है। कब? जब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी क्या होने लगती है, या एक सर्टेन डिस्टेंस से ज्यादा या कम होने लग जाती है। मैंने आपको बताया भी था 0.8 फर्मी मीटर, जिसको हम जिस नाम से जानते थे, उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहती थी, मिनिमम रहती थी। अगर आप उससे कम की तरफ जाएंगे तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो होता है रिपल्सिव फोर्स का मान क्या होने लगता है भैया, बढ़ने लगता है। अगर रिपल्सिव फोर्स का मान बढ़ जाएगा तो आप मुझे ये बताइए, न्यूक्लियस जो होगा वो मेरे सामने कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, यस और नो? इस क्वेश्चन को करने से पहले यह बात समझ में आनी चाहिए कि सर अगर न्यूक्लियर फोर्स मेरे सामने कैसा है भैया, ज्यादा है, तो वो मेरे सामने ज्यादा स्टेबल होगा। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अगर रिपल्सिव है तो वो मेरे सामने अनस्टेबल होता है। अब बात आती है, अगर मुझे एक हैवी स्टेबल न्यूक्लियाई की यहां पर हम बात करेंगे, ठीक है, न्यूट्रॉन आर हैवियर देन प्रोटॉन, ठीक है भैया, ये बात ठीक है, बट यहां पर जरा ध्यान से सुनेंगे। जो हैवी स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन इज रिपल्सिव, ये भी बात क्लियर है। न्यूट्रॉन डिके इनटू प्रोटॉन थ्रू बीटा डिके, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा भैया। मैंने आपसे कहा कि सर न्यूट्रॉन अगर डिके होता है, न्यूट्रॉन डिके होता है प्रोटॉन में हैवी न्यूक्लियाई के लिए, तो हमारे सामने एक स्टेबल न्यूक्लियाई बनेगा, ये कहना चाह रहा है। आइए मैं इस बात को प्रूफ करके दिखाता हूं, ये आपके सामने स्टेटमेंट सही है या गलत है। अगर मैं यहां पर हैवी न्यूक्लियाई की बात करूंगा, अच्छा आप मुझे सिंपल सी बात लेकर चलें, मैं एक हैवी न्यूक्लियाई की अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो हैवी न्यूक्लियाई की अगर मैं आपसे बात करूंगा, मान लेते हैं मैंने लिया 92 यूरेनियम 235, अगर मैं इसका बीटा डिके कराता हूं, मतलब ये जो आपका यूरेनियम है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं यहां पर 92 के बाद यहां पर एक और एलिमेंट लेकर चलता हूं, 93 लेता हूं। 93 नेप्टूनियम जो होता है, नेप्टूनियम के नाम से जानते हैं हम इसको, नेप्टूनियम, ये कितना हो जाएगा 235 प्लस का। अब यहां से
235 तो ठीक है भैया, बीटा डीके पॉजिटिव वाला होगा या निगेटिव वाला होगा? आपका आंसर होगा यहां पर मुझे कौन सा डीके कराना है, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करना है, प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा करनी है, वो मैंने कर दिया है। तो ये जो डीके होगा वो -1 बीटा 0 के बराबर होगा। प्लस का क्या होगा, यहां पर एनर्जी लिबरेट होती है न्यूट्रॉनों और एंटी न्यूट्रॉनों के टर्म में। ठीक है भैया, अब यहां पर मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे। जो हैवी न्यूक्लियाई है इसमें ये जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू नेपटूनियम 235 के रेस्पेक्ट में। अब ये बात तो मेरी यहां पर गलत हो चुकी है। आप देखिए, न्यूट्रॉन के डिके होने से इनटू प्रोटॉन थ्रू बीटा डिके हैवी स्टेबल न्यूक्लियाई इज ऑब्टेन। नहीं सर, ये बात इसकी गलत है मेरे भाई। ये बात कहां पर सही है जरा ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं आपसे बात करूंगा यहां पर जरा ध्यान से सुनेंगे। ये बात आपकी यहां पर हैवी न्यूक्लियाई की बात कर रहा है, लाइटर न्यूक्लियाई की बात नहीं कर रहा है। अगर लाइटर न्यूक्लियाई की अगर मैं आपसे बात करूंगा, जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चे। लाइटर न्यूक्लियाई में आप देखेंगे यहां पर जैसे मुझे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ानी है, तो मान लो 6C14 दैट इज इक्वल टू 7N14 प्लस -1 बीटा 0। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये जो 7N14 जो है वो आपका स्टेबल है किसके कंपैरिजन में, 6C14 के मतलब स्टेबिलिटी के ज्यादा रेस्पेक्ट में। मतलब ये वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल है। तो ये बात आपकी कहां पर सही होती है? आप बोलेंगे सर लाइटर न्यूक्लियाई के लिए ये बात सत्य होती है, पर हम इस क्वेश्चन में किसकी बात कर रहे हैं भैया, हैवियर स्टेबल न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये स्टेटमेंट मेरे बच्चे गलत हो जाता है। तो अगर आपका हैवियर स्टेबल न्यूक्लियाई जो होगा, एक स्टेबल न्यूक्लियाई अगर आपको बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ाते जाइए। न्यूट्रॉनों की संख्या अगर आप बढ़ाएंगे तो हमारे सामने जो रिपल्सिव फोर्स होगा किस किस के बीच में, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, जिसकी वजह से हमारे सामने क्या होगा, ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई ऑब्टेन होगा। यानी कि यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे बच्चे, ब्रेवो ऑप्शन यहां पर सही होता है। क्लियर है भैया? आइए अगला क्वेश्चन, उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को समझा पाया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे सामने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स जो होती है, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ द सेपरेशन के रेस्पेक्ट में मैंने आपको कहा था कि बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती थी, वो हमारे सामने पहले क्या होती थी भैया, जब 0.8 फर्मी मीटर की बात करी जाती थी तब हमारे सामने पोटेंशियल एनर्जी का मान कैसा आता था भैया, बहुत कम आता था। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी कम आएगी तो वो कुछ इस तरीके से होती है मेरे बच्चे, यानी कि जब आप इससे ऊपर जाएंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, यहां पर जब आप ऊपर जाएंगे तो ये क्या होता है, कुछ इस तरीके से कांस्टेंट हो जाती है। 0.8 फर्मी से लेकर 3 फर्मी मीटर तक ये फोर्स हमारे सामने यहां पर कैसा रहता है, अट्रैक्टिव। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी हमारे सामने 0.8 फर्मी मीटर से लेकर 3 फर्मी मीटर तक होती है तो न्यूक्लियर फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। और 0.8 फर्मी मीटर से कम होती है तो न्यूक्लियर फोर्स कैसा होता है मेरे बच्चे, रिपल्सिव होता है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे बच्चे, यहां पर ब्रेवो ऑप्शन सही होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि सर, क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द मास डेंसिटी ऑफ द 20 कैल्शियम 40 और 8A16, मतलब क्या है, आप मुझे ये बताइए कि क्या मास डेंसिटी जो होती थी, जो हमने निकाली थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जरूर जाकर देखिएगा। वहां पर मैंने डेंसिटी का ऑर्डर लिखवाया था 2.17 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब के बराबर होती थी। यानी कि डेंसिटी जो होती थी वो आपकी मास नंबर पर क्या होती थी, इंडिपेंडेंट होती थी। मास नंबर पर क्या होती थी मेरे बच्चे, इंडिपेंडेंट। अगर वो मास नंबर पर इंडिपेंडेंट है तो उन दोनों का रेशियो कितना आएगा मेरे बच्चे, अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर ही आता है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ करने की ही नहीं जरूरत थी भैया। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है ना, मॉडरेटर विल स्पीड स्लो डाउन, ठीक है, विच कम आउट इन फिजन प्रोसेस।
द मॉडरेटर यूज इज हैव लाइट न्यूक्लियाई, मतलब मैं उसको यहां पर लाइट न्यूक्लियाई का बनाता हूं, क्यों? अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे। जैसे एक होता क्या है कि हमारे सामने एक न्यूट्रॉन से यहां पर 3 न्यूट्रॉन बनते थे, याद करिएगा। अगर मैं यहां पर इसको रोकने के लिए, जो रोकने के लिए मॉडरेटर का इस्तेमाल करूंगा, वो आपका कैसा होना चाहिए मेरे बच्चे? लाइटर न्यूक्लियाई का होना चाहिए। अगर आप हैवियर न्यूक्लियाई का यहां पर ले लेंगे तो होगा क्या, यहां पर ये जो न्यूट्रॉन होगा वो हमारे सामने ये हैवियर न्यूक्लियाई है, यहां पर भी हैवियर न्यूक्लियाई है, तो यहां पर होता क्या है, इनके बीच में इलास्टिक कोलिजन हो जाता है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है कि जब आप एक मॉडरेटर को यहां पर हैवियर न्यूक्लियाई के रूप में रखेंगे तो हमारे सामने क्या होता है, जो मॉडरेटर होता है वो अपनी एनर्जी को क्या कर देता है, कंप्लीट ट्रांसफर कर देता है। एनर्जी को कंप्लीट ट्रांसफर होने की वजह से वहां पर हमारे सामने स्पीड क्या होती है भैया, हमारे सामने स्लो नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से यहां पर लिखेंगे इलास्टिक कोलिजन ऑफ द न्यूट्रॉन विद द डू नॉट स्लो दी डाउन दी, मतलब इलास्टिक कोलिजन होने की वजह से वहां पर हमारे सामने क्या होता है, एनर्जी का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे सामने क्या होती है, मॉडरेटर उनकी स्पीड को हम स्लो डाउन नहीं करते हैं। क्लियर है भैया? आगे करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, कि ये जो होते थे ए बी किसको रिप्रेजेंट करता था, जो लाइटर न्यूक्लियाई होते थे, लाइटर जो न्यूक्लियाई होते थे वो स्टेबिलिटी गेन करते थे विद द हेल्प ऑफ फ्यूजन, और जो आपके हैवियर न्यूक्लियाई होते थे वो स्टेबिलिटी गेन करते थे विद द हेल्प ऑफ फिजन। यानी कि मेरे सामने बीसी यहां पर फिजन को रिप्रेजेंट करता है और ए बी किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब ये कह रहा है कि मास नंबर कैन बी एस्टिमेटेड बाय द आर ऑफ दिस, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो मास डेंसिटी जो होती है वो किसी भी एटम की कितने ऑर्डर की होती है, आप मुझे बताएंगे। सर आपका आंसर होगा 10 टू की पावर 17 ऑर्डर की होती थी, तो मुझे इस क्वेश्चन में निकालने की भी जरूरत नहीं है मेरे भाई। बात क्लियर है, यस और नो मेरे बच्चे? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद करूंगा कि समझ में आया होगा। मास डेंसिटी जो होती है वो आपकी किस पर डिपेंड नहीं करती है भैया, मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा मेरे बच्चे, जरा ध्यान से सुनेंगे। जब भी फिजन होता था, जब भी फ्यूजन होता था, तो होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में जिंदगी में स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। अगर स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा तो चाहे वो फिजन करेगा चाहे वो फ्यूजन करेगा, लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूजन करते हैं और हैवियर न्यूक्लियाई क्या करते हैं, फिजन प्रोसेस की सहायता से स्टेबिलिटी को गेन करते हैं। और जब भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उसके दौरान हमारे सामने क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। चलिए आइए, यानी कि अगर A प्लस बी मिलेगा और C बनाएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। बात क्लियर है, यस और नो मेरे बच्चे? सी ब्रेकडाउन नहीं होगा क्योंकि सी ऑलरेडी पहला कैसा है, स्टेबल न्यूक्लियाई है। अगर मैं यहां पर बात करूंगा मेरे बच्चे, जो एफ जो होगा वो आपका टूट जाएगा। किस किस पार्ट में टूटेगा मेरे बच्चे, बोलिएगा फटाफट से। डी और ई में टूटेगा। तो ए और यहां पर फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो यहां पर सही होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होगा, अल्फा ऑप्शन यहां पर एकदम सही होता है। उम्मीद करूंगा कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा से पीछे जाकर देखते रहिए मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनेंगे। आपको बताया एक हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आर बॉम्बार्डेड ऑन ए टारगेट ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 13 न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी दे रखी है मुझे, उसने 30 न्यूट्रॉन दे रखे हैं। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस टू दैट ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, उनका जो रेशियो दे रखा है 14 की पावर 1/3 दे रखा है। मुझसे एटॉमिक नंबर पूछ रहा है। एटॉमिक नंबर में कैसे निकालूंगा, मतलब मुझे यहां पर जो एटॉमिक नंबर निकालना है वो किस तरीके से निकालना है। न्यूट्रॉनों की संख्या 30 दी है, आइए कुछ किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
आपको पता है अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूंगा मेरे बच्चे, जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूंगा R बराबर R नॉट, ए की पावर कितना हो जाएगा 1/3। और यहां पर अगर मैं दूसरा जो एलिमेंट है वो कौन सा है भैया आपके सामने, अच्छा हीलियम, हीलियम के रेस्पेक्ट में अगर मैं यहां से बात करूंगा तो वो कितना आएगा आर नॉट ए की पावर 1/3 के बराबर। यानी कि मैं आर नॉट को आर नॉट से कैंसल आउट कर सकता हूं। यहां पर एटॉमिक मास जो आएगा वो न्यूक्लियस का निकल कर आएगा, एटॉमिक मास जो आएगा वो आपका किसका निकल कर आएगा भैया, बोलिए फटाफट से, एटॉमिक मास किसका आएगा, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 4 और इसकी पावर 1/3। क्लियर है भैया। तो यहां से जो रेडियस दे रखी है न्यूक्लियस की और हीलियम की जो रेडियस दे रखी है वो मुझे किसके बराबर दे रखी है भैया, 14 की पावर 1/3 के बराबर दे रखी है। 1/3 कैंसल आउट हो जाएगा, एटॉमिक मास जो निकल कर आ जाएगा मेरे सामने वो कितना आ जाएगा भैया, एटॉमिक मास कितना निकल कर आ जाएगा 56। 56 अगर एटॉमिक मास निकल कर आया है, मुझे क्या चाहिए एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर के लिए क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, Z प्लस का N। N कितना दे रखा है न्यूट्रॉनों की संख्या 30, बराबर में कितना आ गया 56, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ब्रेवो ऑप्शन यहां पर सही होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं तो ऐसे भी उड़ा सकता था, आप मुझे सर ध्यान से सुनिएगा। हीलियम का न्यूक्लियस इतना दे रखा है, न्यूट्रॉनों की संख्या 30 किसके अंदर हो सकती है, न्यूट्रॉनों की संख्या 30 किसके अंदर हो सकती है, आप मुझे बताइए भाई। सुनिए जरा ध्यान से, मान लो अगर मैं यहां पर लिखता 20 कैल्शियम 40, आप मुझे ये बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर 20, तो यानी कि कैल्शियम से तो ऊपर हो गई। अच्छा 25 दे रखा है, 25 से अगर मैं आपसे बात करूंगा यहां पर 25, अगर 25 की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा भैया, आयरन से पहले आपके सामने क्या होते हैं भैया, आपके सामने बोलो फटाफट से, आपके सामने जैसे आयरन हो गया, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, 26 का कितना होता है Fe इंटू 52, है ना 56। अगर मैं 56 लिखूंगा यहां पर 26 Fe 56, 56 माइनस का 26 ये आ जाएगा बच्चे किसके बराबर आ जाएगा, 30 न्यूट्रॉन के बराबर आ जाएगा। क्लियर है भैया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट की अप्रोच है, बस खाली समझिएगा जरा ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट करेक्ट, ये पूछ रहा है। न्यूक्लियर फोर्स के रिगार्डिंग, न्यूक्लियर फोर्स इज हमारे सामने बिटवीन द न्यूक्लियंस फॉल्स कैटेगरी टू जीरो एंड देयर डिस्टेंस इज हमारे सामने क्या होती है फ्यू, बहुत ही कम डिस्टेंस पर लगता है, बात तो क्लियर है। न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फॉर, न्यूक्लियर फोर्स इज वीकर देन द कूलम्बिक फोर्स, नहीं सर ये बात गलत है मेरे भाई। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, हाईली डेंसिटी वाला फोर्स होता है, तो यही गलत है मेरे बच्चे। न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया 0.8 फर्मी मीटर से ज्यादा, अगर रिपल्सिव हो जाएगा कब, जब 0.8 फर्मी मीटर से कम डिस्टेंस होगी। न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऑलवेज सेम, ये भी हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 का ब्रेवो ऑप्शन यहां पर सही होता है। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका सीबीएसई बोर्ड का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनेंगे। न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या मास नंबर पर डिपेंड करती है क्या सर, नहीं करती मेरे भाई, नहीं करती है न्यूक्लियस की डेंसिटी, रेडियस का रेशियो डिपेंड करेगा, न्यूक्लियस की डेंसिटी डिपेंड नहीं करती है। न्यूक्लियस की डेंसिटी मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है, यानी कि इन दोनों का रेशियो कितना निकल कर आएगा 1:1 के बराबर आएगा। क्लियर है भैया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और उम्मीद है इस बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द कर्व ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ, क्या कह रहा है, एटॉमिक मास नंबर हैज अ शार्प पीक फॉर हीलियम न्यूक्लियस। याद करिएगा मैंने आपको बताया था जब यहां पर बात करी थी 1h1 1h2 और कुछ इस तरीके से यहां पर एकदम शार्प पीक देखने को मिला था जब हीलियम की बात करी थी। तो हीलियम जो होता है वो मेरे सामने क्या होता है, मोर स्टेबल न्यूक्लियस देन दी नेबर एटम, जो उसके अगल बगल वाले होते हैं उनसे स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। किसकी ज्यादा होती है मेरे बच्चे, हीलियम की डेंसिटी क्या होती है, हीलियम की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहां पर, डेल्टा ऑप्शन यहां पर सही होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि सर 37x मोर स्टेबल देन दी क्या नाम दिस। अब आप मुझे ये बताइए कि सर
आप मुझे ये बताइए इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? 7 माइनस 3 कितना हो गया भैया? 4। यहां पर कितना आएगा? 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1। यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, ये बात तो मेरे सामने बिल्कुल सही है। 73x कंटेन मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉनों की संख्या इसके अंदर क्या है भैया? ज्यादा है। नहीं, ज्यादा थोड़ी ना है भाई, बराबर है। ये भी 3 है और यहां पर भी कितना है मेरे बच्चे? 3। तो ये स्टेटमेंट मेरे भाई गलत होता है, ऊपर स्टेटमेंट सही होता है। बात क्लियर है? यस और नो? असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंटेन मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। द एटम विच हैज मास नंबर सेम, उसको हम आइसोबार बोलते थे, ना कि आइसोटोप्स, ना कि आइसोटोन्स। तो ये भी ऑप्शन गलत है मेरे भाई। अब यहां पर जरा ध्यान से सुनेंगे, आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे होने चाहिए आपके सामने? बराबर होने चाहिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखेंगे यहां पर 3 माइनस का 1, यहां कितने हैं? 2, यहां कितना है? 1। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है मेरे भाई। दोनों स्टेटमेंट यहां पर क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है न्यूक्लियर फोर्स के रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट आपका, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? नॉट ट्रू है ना भैया? नॉट ट्रू, ठीक है। स्ट्रॉन्गर देन द कूलम्बिक फोर्स, ठीक है एकदम। हैव सेम मैग्नीट्यूड फॉर डिफरेंट पेयर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है भाई। दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, बात तो क्लियर है भाई। न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होता है, पर कब अट्रैक्टिव होता है सर? जब मेरे सामने, जरा ध्यान से सुनेंगे जो मैंने आपको यहां पर बनाकर दिखाया था, अगर 0.8 फर्मी मीटर से मेरे सामने डिस्टेंस ज्यादा होगी, 3 फर्मी मीटर 4 फर्मी मीटर तक, तो ये फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है। जब मेरे सामने 8 फर्मी मीटर से कम हो जाएगी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच के डिस्टेंस, तो ये कैसा हो जाएगा भैया? रिपल्सिव। इसका मतलब ये है कि सर हमारे सामने यही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इंक्रीजेस, सैचुरेटेड कंडीशन पर आ जाता है। क्लियर है? सैचुरेट का मतलब यहां पर ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से सैचुरेट हो जाएगा, कांस्टेंट बन जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स आप लोगों से निकालना सिखाया था मैंने आप लोगों को। अगर आपको नहीं पता है तो सुनिएगा जरा ध्यान से। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स किसके बराबर होता था? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स का मतलब है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती थी? जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में बांधे रखती थी, या प्रोटॉन प्रोटॉन को आपस में बांधे रखती थी, या यू कैन से दैट उल्टा भी पकड़ सकते हैं, जो प्रोटॉन और प्रोटॉन को सेपरेट करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है, उसी को हम न्यूक्लियर एनर्जी के नाम से जानते हैं। सर एटॉमिक मास कितना दे रखा है? न्यूक्लियॉन का मास, मास नंबर जो होता है उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सर न्यूक्लियस की टोटल मास कितना दे रखा है भैया? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज इक्वल टू कितना निकालना है? टोटल मास ऑफ दिस। अच्छा, टोटल मास कितना दे रखा है मुझे यहां पर? अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनेंगे। डिफरेंट इन मास, ये कह रहा है आपसे डिफरेंट इन मास है। बहुत बढ़िया भैया। अब क्या कह रहा है कि न्यूक्लियस टोटल मास ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट इज 21 यूनिट। तो आपको निकालना है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स हम किस तरीके से निकालेंगे? अब आप मुझे ये बताइए, मास नंबर कितना दे रखा है? आप बोलेंगे सर 7, ठीक है जी। बाइंडिंग एनर्जी इतने यूनिट के बराबर है, इतने यूनिट, टोटल मास जो है वो आपको इतना यूनिट दे रखा है। ठीक है भाई, यूनिट की बात कर रहा है, मास mc स्क्वायर के। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर देता तो मैं यहां पर c स्क्वायर का मल्टीप्लाई करता। यहां पर डायरेक्ट यूनिट में दे रखा है तो मुझे c स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर जो मास दे रखा है वो किसके बराबर दे रखा है? 21 यूनिट के बराबर दे रखा है। क्लियर है? 7 तिया कितना हो जाएगा भैया? 21। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3 यूनिट के बराबर, यानी कि अल्फा ऑप्शन यहां पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी। बहुत प्यारा क्वेश्चन, गलती नहीं करनी है भाई, जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे कि सर एक 240 वाला जो आपका न्यूक्लियाई था, मास नंबर जो था वो आपका 2 पार्ट में टूट गया है। एक तो 120 वाला और फिर भी कितना हुआ है? 120 वाला। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ऑफ द
अनफ्रेगमेंटेड न्यूक्लियाई इज 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी मुझे पर न्यूक्लियॉन्स जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 7.6, मतलब न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है इसमें 240, ठीक है भैया, मास नंबर को न्यूक्लियंस बोलते हैं, यानी कि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी है भैया 240, कुछ इस तरीके से है। क्लियर है? कह रहा है वाइल दी फ्रेगमेंटेड हेड, जो फ्रेगमेंटेड जो आपके पोर्शन प्राप्त हुए हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स कितनी दे रखी है मेरे बच्चे, आपका आंसर होगा 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं भैया 120, तो यहां से बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी, ऐसी इसकी भी निकालनी पड़ेगी आपको 120 इंटू 10 टू 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप मुझे ये बताइए कि सर कौन सी इन दोनों को बाइंडिंग एनर्जी में डिफरेंस ही तो बात कर रहा है, टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी। अगर एक हैवियर न्यूक्लियाई दो लाइटर न्यूक्लियाई में टूटेगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, आपका आंसर होगा इंक्रीज होगी, यानी कि इन दोनों की जो बाइंडिंग एनर्जी निकलकर आएगी वो इससे क्या आएगी, ज्यादा आएगी, और तो हमें डिफरेंस निकालना है गेन इन एनर्जी। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, आइए जरा ध्यान से सुनिए। तो यानी कि बाइंडिंग एनर्जी किस किस वाले की, एक तो पहले वाले न्यूक्लियाई 120 वाले की, ठीक है ना भैया, बात क्लियर है। तो 120 इंटू 8.5 प्लस का 120 इंटू 8.5 माइनस का ये कर देंगे इतने जो हमारे सामने बाइंडिंग एनर्जी मौजूद थी 240 वाले मास नंबर के लिए, 7.6 इंटू 240। क्लियर है भैया? अब यहां से क्या करेंगे 200 120 और 120, तो ये कितना आ जाएगा भैया 2 टाइम्स 240 इंटू 8.5 माइनस 7.6 इंटू 240 यहां से एल से निकाल लेंगे तो ये कितना बच जाएगा 8.5 माइनस का 7.6, 8.6 माइनस का ये कितना आ जाएगा भैया आपके सामने 5, तो ये आ जाएगा 0.9 के बराबर, 9 6 15, ठीक है। तो पॉइंट हटाया आपके सामने एक जीरो आ गया, 24 निम्मा कितना हो गया भैया, ये कितना आ जाएगा 216, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्फा ऑप्शन यहां पर सही होता है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जबरदस्त क्वेश्चन करा रहा हूं मेरे भाई, इसे देखकर जाइएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा भाई। मास डेंसिटी जो होती है न्यूक्लियस की मास नंबर पर कैसी होती है, चीख चीख कर बताया है, आज ही की वीडियो में बताया है, इंडिपेंडेंट होती है, मास नंबर पर इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर है भैया? अगला क्वेश्चन नंबर 22, ये कह रहा है एक जो लेस देन आपके जिनके एटॉमिक मास इनके लेस देन 10 होते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं, क्यों फ्यूज करते हैं, टू गेन द स्टेबिलिटी, मतलब बाइंडिंग एनर्जी तो हैवियर न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। वेरी सिंपल। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 23 में क्या कह रहा है आपसे, जरा ध्यान से सुनेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, मतलब नॉट ट्रू पूछ रहा है। एटम नंबर जो होता है न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ एटॉमिक प्रोटॉन्स के बराबर होता है, बात तो क्लियर है। मास नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, ये भी बात क्लियर है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड दिस, ये भी कुछ इस तरीके से निकाला जाता है, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है। इन सर्टेन केसेस जेड मे बी ग्रेटर देन ए, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या भाई, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, जैसे मैंने लिखो 1s3, क्या 3h1 हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, डेल्टा ऑप्शन यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 मेरे बच्चे क्या कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू। आइसोटोप्स का मतलब दोनों के हमारे सामने क्या होने चाहिए, एटॉमिक नंबर बराबर होने चाहिए। एटॉमिक नंबर बराबर है 17 बराबर है। आइसोबार के लिए मास नंबर बराबर है 40। आइसोटोन्स के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर, 23 में से 11 12, 24 में से 12 ये भी 12, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या भी बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया मेरे बच्चे, यहां पर डेल्टा ऑप्शन यहां पर सही होता है। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 25, एक होता है बेटा पॉजिटिव डीके, एक होता है बेटा नेगेटिव डीके। इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो आपके सामने किस में कन्वर्ट हो जाता है मेरे बच्चे, प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट होता था। मैंने आपको बताया था बच्चे, जब हैवी स्टेबल न्यूक्लियाई की बात करी थी, जब मैंने आपको
बीटा प्रोटॉन, बीटा निगेटिव वाले में क्या होता है हमारे सामने, किसमें कन्वर्ट हो जाता है भैया, प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये मैंने आपको बार बार अभी बताया था, बहुत अच्छे से बताया था भैया। अगर वो हमारे सामने बीटा निगेटिव डिके होगा तो हमारे सामने क्या होता है भैया, एंटी न्यूट्रॉनों का फॉर्मेशन होता है, एंटी न्यूट्रॉनों का फॉर्मेशन होता है, न्यूट्रॉनो नहीं बनता है। न्यूट्रॉनो कब बनेगा, न्यूट्रॉनो बनेगा बीटा पॉजिटिव डिके पर, बीटा निगेटिव डिके पर क्या बनता है, एंटी न्यूट्रॉनो। यानी कि कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होगा, अल्फा ऑप्शन यहां पर एकदम सही होता है। क्लियर है बात? तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं वो आपको एकदम सटीक तरीके से समझ में आ गए होंगे। दिमाग में आपने करना क्या है, अंतिम समय पर बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जो प्रैक्टिस करेगा वही जीतेगा। जरा ध्यान से सुन लीजिए भाई, प्रैक्टिस की, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, रियाज अच्छा है, उतनी ही धुन अच्छी निकल कर आएगी। क्लियर है ना बात? चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।